हेलो एवरीवन। तो आज रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कैचिंग और ओवरटेकिंग। अब देखो यार, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक सवाल मैंने जो रिलेटिव वेलोसिटी का प्रीवियस वीडियो था उसमें भी बताया था, और इसमें उसका एक कॉन्सेप्ट है कैचिंग और ओवरटेकिंग का। देखो, जब हम किसी चीज़ को कैच करते हैं या ओवरटेक करते हैं, दोनों एक ही बात है। जैसे इसमें देखो केस वन क्या है, व्हेन नो पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग। इसमें देखो दोनों ही पार्टिकल्स जो हैं इनमें से कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, दोनों की वेलोसिटी है। ए की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, बी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, और दोनों के बीच में 30 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब सवाल क्या पूछ सकता है वो कि टाइम टेकन बाई ए टू कैच या ओवरटेक बी, सो वी नीड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। यानी कितना समय लगेगा ए को बी को कैच करने में। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में, ए की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी ए की रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी वी ए बी। अगर हमें एक बार ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में मिल जाए तो वही वेलोसिटी यूज करके हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हो, तो पिछले 2 वीडियोस में मैंने यही चीज़ बताई है। नहीं पता आपको तो खुद से पढ़ाओ या फिर वो वीडियोस देख लो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कार है, या कोई पर्सन समझ लो ए है। एक कार ही समझ लो, क्योंकि वेलोसिटी जिस तरह से है इस तरह से कोई पर्सन तो भाग नहीं पाएगा। तो कार जो है वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है इन ईस्ट डायरेक्शन, या बोल लो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी 40 आई कैप। अब हमें ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो जो भी चीज़ के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चाहिए होती है, यानी इस केस में जो बी है वो ऑब्जर्वर है। और मैंने बताया रिलेटिव वेलोसिटी में हमेशा जो ऑब्जर्वर होता है वो रेस्ट पर होता है। तो बी को हमें रेस्ट पे लाना है, यानी कि बी की जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, यानी 10 आई कैप। तो उसे रेस्ट पे लाने के लिए हमें पीछे की तरफ भी उसे वेलोसिटी देनी पड़ेगी, यानी -10 आई कैप। इस वजह से क्या होगा, इस ये चीज़ देने से वो रेस्ट पे आ गया, कौन, बी। अब हमने नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में बी को वेलोसिटी दी -10 आई कैप, तो हमें नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ही ए को भी वेलोसिटी देनी पड़ेगी 10 मीटर पर सेकंड। और जब आप इसको देखोगे तो ये आपकी जो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है, जो कि मैंने यहाँ लिख रखी है, ये देखो, ये है 30 आई कैप मीटर पर सेकंड। ठीक है, किस तरफ, आगे की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, या ईस्ट डायरेक्शन बोल सकते हो। अब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस था 30, स्पीड आ गई, यानी वी ए बी रिलेटिव वेलोसिटी जो आ गई वो आ गई 30। तो कितना टाइम लगेगा ए को बी को ओवरटेक करने में, 1 सेकंड का। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कैचिंग या ओवरटेकिंग। इसमें आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे केस की। इसमें है व्हेन वन पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग। ये भी कैचिंग या ओवरटेकिंग का ही कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या होता है कि जब एक पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा हो तो बस कुछ नहीं करना। ऊपर वाले में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं कर रहा था, तो केवल रिलेटिव वेलोसिटी देखी थी। इसमें जब एक पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों चीज़ें देख लेंगे, बस, और कुछ नहीं है। ए जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ में आगे है, बढ़ रहा है। ठीक है, इनिशियली। और जो बी है उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देख लो, क्योंकि इसमें भी वही सवाल है कि आफ्टर हाउ मच टाइम ए कैचेस बी, कितने समय बाद ए बी को पकड़ लेगा, कैच कर लेगा या ओवरटेक कर देगा। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, जो रिलेटिव वेलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो निकाल लेंगे, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। अब तो आप यार निकालना सीख ही गए हो, बहुत सारे सवाल हम कर चुके हैं, तो बार बार उस चीज़ को नहीं बताऊंगा मैं इतने डीप में, नहीं तो टाइम बहुत हो जाएगा। और सिंपल सी चीज़ है, रिलेटिव वेलोसिटी कब का पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इस बात ये मतलब इतनी बात आपको पता लगी गई होगी कैसे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। आराम से निकाल सकते हो, -5 आई कैप रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी, वी ए बी। इसी तरह से एक्सलेरेशन भी निकालना है। जो ए है वो आगे की तरफ, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, या बोल लो ईस्ट डायरेक्शन में, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सलेशन जा रहा है, तो 2 आई कैप। बी का कोई एक्सलेशन है नहीं, तो वो 0। तो एक्सलेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितना आ गया, 2 आई कैप। अब कुछ नहीं है, ऐसे कुछ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा। यू की जगह आपको -5 लिखना है, क्योंकि -5 आई कैप आया है ना, और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो 30 है। तो इस तरह से इक्वेशन लगा के सॉल्व करोगे। ठीक है, फिर ये धराचार्य सूत्र लगाओगे, जिसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हो। उसको करने के बाद यहाँ पर आपका जो आंसर है वो 8.5 सेकंड निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी, कुछ नहीं था, एक बार देख लेना। बस वही रिलेटिव वेलोसिटी निकालते थे, यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ा, क्योंकि ए का एक्सेलरेशन था, बस, और कुछ नहीं है। सिंपल सी चीज़ है भाई, कोई बच्चा भी समझ जाए। ठीक है, अब देखो केस 3 में क्या है, व्हेन बोथ पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटिंग। इसमें जब दोनों पार्टिकल्स एक्सेलरेट करने लगे, तो वही सेम चीज़ है इसमें भी, कि रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो। ठीक है, सिंपल, निकालते आ रहे हो, आराम से निकाल लोगे। -20 आई कैप रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी, और जो एक्सेलरेशन है वो आपका, रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है वो आपका 4 आई कैप आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी वही पूछा है, टाइम टेकन बाई ए टू कैच बी। इसमें भी श्रीधराचार्य सूत्र लगाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे आप बोलते हो। इस बार दोनों के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है, और फिर उसमें वैल्यूज पुट करना। तो आपका ये आंसर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकंड आ जाएगा। 41/4 करोगे तो 10.25 समथिंग आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकंड होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तब है जब दोनों के पास एक्सेलरेशन हो। तो देखो, कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे एक के पास एक्सेलरेशन हो चाहे दोनों के पास एक्सेलरेशन हो। यानी सवाल में जब एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी के साथ साथ एक्सेलरेशन यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। और जो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकल के आए उसे ऐसे कुछ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में एक ही जगह डाल दो, बस।
इतनी सी चीज़ करनी होती है जब एक्सेलरेशन आ जाता है उस टाइम पर। अब देखते हैं केस 4, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरटेकिंग इन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। अब देखो यार, ये चीज़ एक नई है, ये समझने वाली है। इसमें देखो क्या है, जैसे ट्रेन्स वगैरह होती हैं, ठीक है? तो ट्रेन की एक लेंथ होती है, ट्रेन एक तरह से एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है, जब कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट यानी जब कोई ट्रेन ए ट्रेन बी को ओवरटेक करे, तब उसे कितना समय लगेगा वो निकालना है। तो देखो जैसे मान लो हमारे पास में कोई एक ट्रेन ए है, उसकी जो लेंथ है वो है 400 मीटर और इसकी जो वेलोसिटी है वो 72 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड है और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये आगे बढ़ रही है। एक दूसरी ट्रेन है बी, ये क्या है, ये 400 मीटर लॉन्ग है, लंबी है, इसकी लेंथ है 400 मीटर, 72 किलोमीटर पर आवर, इसकी भी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। अब क्या पूछा है, ट्रेन ए स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी जो ट्रेन ए है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से स्टार्ट होकर आगे बढ़ रही है एंड ओवरटेक्स ट्रेन बी, और ट्रेन बी को ओवरटेक कर रही है 50 सेकंड में, ठीक है? टाइम दे दिया है। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द ट्रेन्स। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों ट्रेन के बीच का जो सेपरेशन है, दोनों ट्रेन के बीच की जो दूरी है, ये जो एक्स है, ये फाइंड करनी है। तो देखो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स में जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो भी मैं बताऊंगा, उससे पहले आपको क्या करना है, आपको वो समय निकालना है जिस समय पर ए बी को ओवरटेक कर ले, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लो, जो अभी हमने पिछले 3 सवालों में किया, ठीक है? 3 केसेस में किया। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आराम से निकाल सकते हो, ये चीज़ अब आप निकालना सीख गए होगे, मुझे पूरी उम्मीद है। एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने बताया ना, जब भी एक्सेलरेशन हो, चाहे एक के पास हो चाहे दोनों के पास हो, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है? रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल के आ गया 1 आई कैप और वेलोसिटी आ गई वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 0, ठीक है? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे x चाहिए, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली फॉर्मूले में आपको s की जगह 800 प्लस x डालना है। अब देखो जो कॉन्सेप्ट है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का वो यही है कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स में जो टोटल लेंथ हो वो आपको लिखनी है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेन ए है वो ट्रेन बी को ओवरटेक कर रही है, तो आपको ट्रेन ए की लेंथ, साथ में ट्रेन बी की लेंथ और साथ में उनके बीच का जो सेपरेशन है वो भी, इन सारे की सारी लेंथ को आपस में सम्मिशन करके s की जगह लिखना है। केवल ये मत करना कि ट्रेन ए ट्रेन बी को ओवरटेक कर रही है तो केवल ट्रेन बी की लेंथ लिख दो और उनके बीच का सेपरेशन लिख दो, नहीं। जो ट्रेन ए ट्रेन बी को ओवरटेक कर रही है तो ट्रेन ए की भी लेंथ लिखनी है, ट्रेन बी की भी लेंथ लिखनी है और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो भी लिखना है, यानी तीनों चीज़ें लिखनी है। यही एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें जो डिस्टेंस होता है, मतलब जो लेंथ होती है, जो टोटल लेंथ जो हम एस की जगह डालते हैं फॉर्मूले में, वो लिखना ही इसमें मेन चीज़ है कि कितनी लेंथ डालें। तो बस यही चीज़ दिमाग में रखो कि जो ट्रेन किसी ट्रेन को ओवरटेक करे, यानी इस केस में ट्रेन ए ट्रेन बी को ओवरटेक कर रही है ना, तो ट्रेन ए की लेंथ दैट इज़ 400 मीटर, ट्रेन बी की लेंथ दैट इज़ 400 मीटर, प्लस में जो उनके बीच का सेपरेशन है दैट इज़ एक्स, यानी 400 प्लस 400 800 प्लस एक्स, वही हमने एस की जगह डाला और उसे डाल के टाइम उसने हमें दे रखा था 50 सेकेंड्स, ये देखो वो डाल के यहाँ पे हमारा जो एक्स की वैल्यू है वो 450 मीटर आ गई। ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन था, ठीक है? इस तरह से ये निकला। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स में आपको यही चीज़ याद रखनी है, मैंने हैशटैग बना करके अलग से इसको हाईलाइट भी कर रखा है कि एस इन केस ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, यानी जो लेंथ होती है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के केस में, जो डिस्टेंस बोल लो, जो हम लोग एस की जगह रखते हैं फॉर्मूले में, इज द नेट लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स, यानी दोनों ट्रेन्स की नेट लेंथ, दोनों ट्रेन्स की जो लेंथ आपको गिवन है वो, प्लस में उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो, ये होती है एस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के केस में। बाकी रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव एक्सेलरेशन आपको निकालना आता ही होगा, वो आप निकाल सकते हो और फिर वो वैल्यूज़ ये सब पुट कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिजन की। देखो कॉलिजन का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। देखो क्या होता है, दो चीज़ें आपस में कब टकराती हैं, जब दोनों चीज़ें सेम समय में सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करें, ठीक है? अब जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिजन को हम कुछ एग्जांपल्स के साथ में समझेंगे, 3 केसेस लेंगे, केस 5 के अंदर ही 3 सब केसेस लेंगे, उससे समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले वाले केस में यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं या समझ लो 2 पर्सन्स हैं, एक 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, एक जो बी है वो भी 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ए अपने रास्ते 6 मीटर पर सेकंड चल रहा है, बी अपने रास्ते 6 मीटर पर सेकंड चल रहा है और ए और बी के बीच में 25 मीटर का वर्टिकल डिस्टेंस है, या समझ लो मतलब एक तरह से डिस्टेंस समझ लो, ठीक है? अच्छा, अब मैंने आपसे यहाँ पे क्या सवाल पूछा कि विल दे कोलाइड टू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे से आपस में टकराएंगे? तो इसका आंसर क्या होगा, देखो दे विल नॉट कोलाइड विद ईच अदर, ये एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। क्यों? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेंटेन्ड, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बना रहेगा, मेंटेन रहेगा, ठीक है ना? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो यहाँ पे नहीं है। देखो ध्यान से, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना 25 मीटर, ये बना रहेगा, ये डिस्टेंस कम नहीं होगा। क्यों कम नहीं होगा? क्योंकि इनके पास कोई भी, इनके पास वेलोसिटी तो है पर इनके पास वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का 25 मीटर, इसको कम करने के लिए कोई वेलोसिटी नहीं है। ये चल तो रहे हैं वेलोसिटी के साथ में, लेकिन कोई ऐसी वेलोसिटी नहीं है जो इस 25 मीटर की दूरी को कम कर सके, कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। इस वजह से ये दोनों आपस में कोलाइड नहीं करेंगे।
ड्यू टू सम इंटरप्शंस मुझे ये वीडियो ऊपर से ऐड करना पड़ा, बट आप लोगों का लॉस ना हो इसलिए एक ही वीडियो में मुझे ये बताना था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बात के। तो यस, मैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिजन बता रहा था। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था कि जैसे आपका जो ए है, जैसा मैंने अभी आपको पीछे बताया, उसके पास केवल 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आगे की तरफ। कोई भी ऐसी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी जो उन दोनों के बीच का जो 25 मीटर का डिस्टेंस है वो रिड्यूस कर पाए, वो कम कर पाए। ठीक है, अब इस केस में देखो क्या है, इस केस में हमारे पास जो ए की वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकंड है और जो बी की वेलोसिटी है वो भी 6 मीटर पर सेकेंड है। बट मेरे भाई ध्यान से सुनना, इस बार जो वेलोसिटी है वो 30 डिग्री पे इंक्लाइन है। ठीक है, तो अगर हम 6 cos 30 देखते हैं इसका, तो हमारे पास कितना आएगा, 3√3 मीटर पर सेकेंड। और इसके पास इस बार वर्टिकल डिस्टेंस भी है, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, यानी कि इस बार जो बी है वो क्या है, उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड की, और ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है 25 मीटर, वो इस बार कम होगा क्योंकि बी के पास वर्टिकल वेलोसिटी है, जैसा कि आप देख रहे हो 3 मीटर पर सेकंड, और ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होगा ड्यू टू इट्स वर्टिकल वेलोसिटी। लेकिन ध्यान से सुनो, जो ए है वो बी से तेजी से चल रहा है। ए जो है वो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे निकलता जा रहा है, और जो बी की वेलोसिटी है जो उसे आगे ले जाने में मदद कर रही है, यानी कि रोड पर चलाने में मदद कर रही है, रोड पर डिस्टेंस कवर करने में, रोड पर आगे ले जाने में जो वेलोसिटी बी को मदद कर रही है वो है 3√3 मीटर पर सेकंड। तो 3√3 भाई 6 मीटर पर सेकंड से कम होता है। ठीक है, यानी कि बी इस बार ए के पास तो जाएगा क्योंकि उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी है, दोनों के बीच का 25 मीटर का डिस्टेंस कम होगा। लेकिन जो ए है वो बी से तेज चल रहा है, वो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, कौन, ए। और जो बी है वो 3√3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रही है। तो जब तक बी ए के पास जाएगा तब तक ए आगे निकल चुका होगा। जैसे कि मैंने आपको डॉट से शो किया है कि बी कुछ समय बाद यहां पर होगा, कुछ समय बाद यहां पे, फिर कुछ समय बाद यहां पे। लेकिन जब बी इस टाइम यहां पर पहुंचेगा तो ए कहीं यहां पर होगा, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो। यानी कि आपको एक और चीज पता चली कि वर्टिकल वेलोसिटी होने के साथ साथ हमारे पास जो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो, ये दोनों की सेम हो। अगर बी की भी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड होती तो भाई साहब 100% कॉलिजन हो जाता। ठीक है, तो बी की 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी नहीं थी, इस वजह से बी ए से पीछे रह गया और दोनों का कॉलिजन नहीं हो पाया। अब बात करते हैं हम लोग जो हमारा कॉलिजन वाला केस है। इसमें देखो क्या है, इसमें हमारी जो बी की वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकेंड है, 60 डिग्री के साथ इंक्लाइन है हॉरिजॉन्टल से। अब हम जब इसके कंपोनेंट्स लेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स इसकी वेलोसिटी के, तो 12 cos 60 कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड, और 12 sin 60 6√3 मीटर पर सेकंड। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जो ए है वो भी 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और जो बी है वो भी 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और जो बी है वो ए को अप्रोच कर रहा है, यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 25 मीटर वो कम हो रहा है विद द हेल्प ऑफ 6√3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। बात समझ में आ गई। और इस केस में बिल्कुल कॉलिजन होगा क्योंकि दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, दोनों एक स्पीड से रोड पे चल रही हैं, अपनी अपनी रोड पे, अपनी अपनी साइड पे, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6√3 मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी से कवर हो रहा है, कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और किसी टाइम पर ये दोनों आपस में कोलाइड कर जाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम में आपको दिखा रखा है कि कोई टाइम है वहाँ पे बी यहाँ पे है, किसी टाइम पे बी आपका यहाँ पे है, किसी टाइम पे उसी टाइम पे, मतलब उसी टाइम पे जिस टाइम पे बी आपका यहाँ पे है सेकंड केस में, उस टाइम पर ए कुछ यहाँ पे है। अगले कुछ ही क्षणों में जो बी होगा और जो ए होगा वो दोनों के दोनों कुछ इस पॉइंट पर आ जाएंगे, और इस पॉइंट पर ए और बी का कॉलिजन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास इस बार हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। ठीक है, और वर्टिकल वेलोसिटी भी है 6√3 मीटर पर सेकंड की, जो कि इनके बीच के डिस्टेंस को लगातार रिड्यूस करती रहेगी, और दोनों आपस में एक दूसरे से इस पॉइंट पे कोलाइड कर जाएंगे। ये आपका कॉलिजन पॉइंट है जो मैंने लिखा। अब इसको आप पढ़ लो, दे कोलाइड बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम। ये कोलाइड करे क्योंकि इनकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम था। और देखो क्या है कि फॉर कॉलिजन, कॉलिजन की कंडीशन क्या है, कॉलिजन के लिए जो आपकी पैरेलल वेलोसिटी हो, पैरेलल वेलोसिटी मतलब वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड की जो दोनों की वेलोसिटी है, इसी को पैरेलल वेलोसिटी बोलते हैं, मतलब एक दूसरे के पैरेलली चल रहे हैं। ठीक है, पैरेलल चलाने में कौन मदद कर रहा है, 6 मीटर पर सेकंड, और दोनों के बीच का डिस्टेंस रिड्यूस करने में कौन सी वेलोसिटी मदद कर रही है, 6√3 मीटर पर सेकंड। इस वजह से ये दोनों आपस में कोलाइड करे। ठीक है, तो वही पैरेलल वेलोसिटी आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है जो कि सेम होनी चाहिए। और जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कम करने वाली वेलोसिटी है, दैट इज इस केस में जो 6√3 मीटर पर सेकंड थी, जो v sin थीटा यानी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो ये सब चीज़ें हमारी होनी चाहिए। ठीक है, पैरेलल वेलोसिटी सेम हो, ये भी केस, ये भी मतलब कॉन्सेप्ट होता है, ये भी कंडीशन होती है। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो हमारी यूज होती है टाइम ऑफ कॉलिजन को निकालने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर हमें टाइम ऑफ कॉलिजन निकालना हो कि कितने समय बाद दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस ऑफ अप्रोच यानी जितना डिस्टेंस उसे ट्रेवल करना है, जितना डिस्टेंस दोनों के बीच में है, वो वाला डिस्टेंस अपॉन द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इस तरह से हम लोग टाइम ऑफ कॉलिजन इसमें निकालते हैं मेरे भाई। और उस वाले केस में क्यों नहीं दोनों आपस में टकराए थे, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे देखो लिखा है वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी थी
गलती से 4 लिख गया है, इनके बीच की जो वेलोसिटी थी इस केस में, जिस केस में ये लोग टकराए नहीं थे आपस में, जो मैंने अभी बताया था, उस केस में यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी जरूर थी इन दोनों के बीच में, लेकिन जो पैरेलल वेलोसिटी थी, यानी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज जो भी मैंने आपको बताई, वो सेम नहीं थी, जिसकी वजह से ए जो है वो बी से आगे निकल जाएगा, तो दोनों में कोलिजन हो ही नहीं पाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे गलती से 4 मीटर पर सेकंड लिख गया है और 3 मीटर पर सेकंड होगा कि वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड रिड्यूस द वर्टिकल डिस्टेंस, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बी, सो एट टाइम टी द पर्सन ए इज अहेड टू बी, हेंस दे विल नॉट कोलाइड। तो मैंने वही लिखा है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ए की वो ज़्यादा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बी से, इस वजह से किसी टाइम टी पर जो पर्सन ए होगा वो बी से आगे निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ए की ज़्यादा है, वो उससे ज़्यादा तेज़ी से आगे निकल जाएगा और इसलिए ये लोग नहीं कोलाइड करेंगे। लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस इन दोनों के बीच का इसमें भी कम होगा, बट ड्यू टू अनइक्वल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज दे विल नॉट कोलाइड। लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज सेम थी और वर्टिकल वेलोसिटी भी थी जो डिस्टेंस कम कर रही थी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम थी जिसकी वजह से कोलिजन हो गया। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट थे, 5 केसेस थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी में। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला रहे हैं, तो प्लीज़ अपना प्यार देना ज़रूर ना भूलें, और अपना प्यार भाई ज़रूर दें, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी कोई सब्सक्राइब करने की, बस मतलब आप सब्सक्राइब करोगे तो एक मोटिवेशन आएगा हमारे अंदर। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।